कर देता ना यार, जो अपने को परेशानी होता। सुन लो भाई, अब हम बात कर रहे हैं परासरण की। परासरण में याद रखना, एक तो अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है और इसमें निम्न सांद्रता का जो विलयन है वो उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होता है, जबकि विसरण में क्या था, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की। और परासरण में क्या है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा प्रवाहित होना क्या कहलाता है भाई, परासरण कहलाता है। पहली बात समझ पा रहे? तो परासरण किसे कहते हैं भाई, निम्न सांद्र, याद कर लो आत्वाद। सुनो, किसके द्वारा करेंगे हम, अर्धपारगम्य झिल्ली। बोलो, सुन लीजिए ध्यान से, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, सुन लेना भाई ध्यान से, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा निम्न सांद्रता वाले विलयन का उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह को हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। क्या बताओगे, दोबारा बोलो। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा निम्न सांद्रता वाले विलयन का उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह को हम क्या कहते हैं। सबके समझ में आ गई, याद भी हो गया। अभी मैं दो बच्चों से पूछूंगा, तुम्हारे सामने नहीं बता पाएंगे, एक बार और बोल दो, इसलिए उसके बाद पूछो, शायद दिमाग में आ जाए। हाँ, परासरण क्या बताओगे, निम्न सांद्रता वाले विलयन का उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह को हम क्या कहते हैं। याद हो गया पक्का? चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब परासरण के द्वारा सुनो, जैसे मरा हुआ जंतु है, कोई भी जीव, इंसान भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, कूद गए नहर में, 5 दिन बाद फूला हुआ मिला उसका शरीर, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। क्यों फूला, वो क्या हुआ, पानी कौन सा विलयन है, निम्न सांद्रता। अपने स्किन जो है ये अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करती है। अंदर जो अपने लिक्विड है वो कैसा है, गाढ़ा है। तो निम्न सांद्रता वाला वो जल है, वो आपकी स्किन द्वारा हो तो वह कहाँ पहुंच गया, और ये कैसी हो गई, मोटी हो गई, दोनों की दोनों कैसी हो गई। तो अब आपके समझ में आ गई। दूसरा एग्जांपल सुने, दूसरा एग्जांपल सुने। किशमिश, मटर या चने को पानी में भिगो दें तो क्या हो जाएगा, फूल जाएगी। आगे की बात सुने, मुरझाए हुए फूल, आपने देखा होगा जो ये फूल बेचने वाले हैं पानी छिड़कते रहते हैं हमेशा, उसको ताज़ा रखने के लिए। आगे सब्जी वाले हैं पानी छिड़कते रहते हैं बराबर, फ्रूट्स वाले हैं पानी छिड़कते रहते हैं हमेशा। इन सब का रीजन समझ में आ गया। आगे की बात सुनो, लाल रुधिर कणिकाओं को अगर लवण के विलयन में रख दें तो रुधिर कणिकाएं क्या होंगी, सिकुड़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ठीक है ना। इसी तरह से कच्चे आम के टुकड़ों को, ये तुम्हारे मतलब की बात है, सुकन्या जिंदगी भर परेशान होगी, नहीं तो ताने सुनोगे 25-25। इसके पहले ही समझ लो, अभी आगे पीछे सुनना ही है। तुम्हारे अब्बा ने भी सुने, तुम भी सुनोगे। आप सुन लो मेरी बात, इसलिए ताने ना सुनो, उसके लिए तुम्हारे फायदे की बात सुन लेना। तुम्हारा तुम क्या देख लो, काम करना पड़ता है। सुनो भाई, कच्चे जो आम है, आप अचार बनाते हो, अचार देखा होगा आपको, 99% घरों का अचार खराब ही बनता है। तुम्हें क्या पता अच्छे और बुरे का क्या होता है, वही तो सुनो। आप ध्यान देना मेरी इस बात को, याद रखना, जब तक आम के अंदर, केरी के अंदर पानी होगा तब तक अचार का टेस्ट आ ही नहीं सकता, ध्यान रखना। सवाल ये उठता है, आपने देखा होगा आपके अम्माओं को धूप में सुखा देती है, देखा होगा, लेकिन उनसे पूछो क्यों सुखाती है, उन्हें मालूम नहीं, क्योंकि वो परासरण नहीं जानती। बात हमारी अम्मा भी ऐसे करती थी, इसलिए मैं भी ऐसे करती। हमारी अम्मा ने सिखाया थे, मैंने भी ऐसे, यही कहते हैं। अगर तुम सवाल करोगे तो वो मजबूरी है उनकी भी, जो देखा वही कर रही। होता है क्या है इसके अंदर, हमें परासरण के बारे में मालूम। हम क्या करेंगे इसकी जगह, हम ऐसा नहीं करेंगे धूप में सुखा देंगे, सारी केरियों को काट कर उसको नमक के
कंसंट्रेट विलयन में NaCl के, जिसमें उसकी परसेंटेज क्या हो, ज्यादा हो, उसकी सांद्रता जल की तुलना में ज्यादा हो जाएगी। अब हम उस आम के टुकड़ों को या केरी के जो टुकड़े हैं उन टुकड़ों को हम नमक के संतृप्त विलयन में डाल देंगे, तो नमक का विलयन कैसा हो गया, उच्च सांद्रता वाला, और उसका विलयन कैसा है, हो गया निम्न सांद्रता वाला विलयन। अब धूप वूप से कुछ भी नहीं होता है, उससे तो केवल एवापोरेशन होता है और ऊपर ऊपर का। अब इसमें क्या होगा, अंदर के जितना भी जल उसके अंदर तक मौजूद है वो जल उसकी पारगम्य झिल्ली द्वारा नमक के संतृप्त विलयन में पास हो जाएगा, और केरियां बिल्कुल क्या हो जाएंगी, पानी रहित, जल रहित हो जाएगी। और उस केरी के टुकड़ों को फिर अपन उसको काम में लेंगे अचार बनाने में, तो जितना भी, अब सारी कैविटीज उसकी रिक्त हो गई जहां पानी था, अब जितना भी मसाला और जितनी भी चीजें डालो वो केरी और अचार के अंदर तक प्रवेश कर जाएंगी। अब ये क्यों उल्टा क्यों हुआ, क्योंकि अब आपने जब उसमें सारा मसाले डाले, उसका वो सूत तो सब निकल गया। अब निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई। अब आप क्या सोचोगे साहब, आप लोग क्या दिमाग में आएगा, यार नमक के विलयन में डाल देंगे तो नमक केरी में घुस जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें नमक ही नमक हो जाएगा। यही धारणा बनती है नहीं बनती, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक नमक का रेशा भी आम के या केरी के टुकड़ों के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, और ऐसा किसके कारण होगा भाई, आ गई बात समझ में। जब भी आपको बनाना है, एक बाल्टी में नमक का शानदार इतना सारा नमक लेकर उसको डिसॉल्व कर दो, और सारे केरी के टुकड़ों को जो आपको काटे हैं आपने, उन सबको उसके अंदर डाल दो, करेगी तो उस सारे आम के टुकड़ों को क्या करोगे, उसमें डाल दो। अभी ये मत सोचना कि नमक घुस जाएगा इसके अंदर, नमक तो घुस ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि कौन सी प्रक्रिया होगी, परासरण। ये बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये याद रखना, 10 साल में 15 बार पूछा जा चुका है, 10 साल में 15 बार। अब अर्धवार्षिक में नहीं, सप्लीमेंट्री भी आया तो यह क्वेश्चन होता है, क्या होता है जबकि कच्चे आम के टुकड़ों को नमक के संतृप्त विलयन में डाला जाता है, तो आप क्या कहोगे, आम पूरा बोला इसने, आम के टुकड़ों को या आम को अगर पानी में डाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, आम पिछड़ जाएगा, क्योंकि आम की निम्न सांद्रता का विलयन नमक के कंसंट्रेट विलयन की ओर प्रवाह प्रारंभ कर देगा, जिससे आम कैसा हो जाएगा, पिछड़ जाएगा। आ गई बात समझ में। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, छिले हुए अंडे का अपन वो कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवर होता है ना, उसको हटा दो तो एक पतली झिल्ली के अंदर उसका द्रव रह जाता है। अंडा देखा है, किसने देखा, हाथ खड़ा करो। उसको फोड़ा है, किसने फोड़ा, हाथ खड़ा करो। गलत करा तेने, तू तो ठेले पे खड़ा हो अंडे का। और किसने, आप सुनो, जब अंडे के हम कैल्शियम कार्बोनेट जो सफेद कवर होता है ना, इसको हटाते हैं तो उसका लिक्विड एक पतली सी झिल्ली के अंदर रहता है, समझना उस बात को। उस अंडे को मैंने क्या करा, एक पानी से भरे पात्र में डाल दिया। किससे भरे पात्र में, पानी से। क्या होएगा भाई, पड़ा रहने दिया 2-3 घंटे तक, पानी में डाला है, वो क्या होगा, फूल जाएगा। क्यों, क्योंकि निम्न सांद्रता का जल उसकी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कंसंट्रेट गाढ़े द्रव की ओर प्रवाह प्रारंभ कर देगा, जिससे अंडा कैसा हो जाएगा, फूल जाएगा। ठीक, अब मैंने क्या किया, एक अंडा लिया, फिर से उस अंडे को मैंने फिर से नमक के गाढ़े विलयन में डाल दिया। क्या होएगा, अंडा क्या हो जाएगा, पिछड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि नमक का जो विलयन है वो अंदर के द्रव की अपेक्षा अधिक गाढ़ा है। तो जो अंडे का जो द्रव है वो अर्धपारगम्य झिल्ली से निकलकर कहाँ आ जाएगा, नमक के विलयन के अंदर आ जाएगा, जिससे अंडा कैसा हो जाएगा, पिछड़ जाएगा। ये 3 क्वेश्चन बोर्ड के अंदर कंटिन्यू पूछे जाते हैं। एक रुधिर कणिकाओं द्वारा पूछा जाता है, जैसे आपने देखा होगा, आपके बीमार हो जाते हो तो वो ड्रिप लगाता है, तो वो जो ड्रिप लगा रहा है, निडल छेद करके पंचर करके किसमें जाती है भाई, नस में जाती है। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो लिक्विड है, ध्यान से सुनना इसको, ये जो लिक्विड है वो भी द्रव है,
जो ग्लूकोज हम भेज रहे हैं पंचर करके नस में, करो इसमें हल्ले की क्या बात है। अब सुनो मेरी बात, आपके दिमाग में कभी ये क्यों बात नहीं आई कि नस का खून बोतल के अंदर क्यों नहीं आ जाता? ऐसा भी तो हो सकता है। समझना आप ध्यान से इस बात को। तू बता रहे वो खूब चढ़ाता है बोतल। सुन लो सब ध्यान से। क्या होता है, हमारी जो श्राएं धमनियां हैं, इसमें जो रक्त बह रहा है, खून बह रहा है, क्या बह रहा है? अब इस जो खून है, इसकी जो कंसंट्रेशन होती है ये 9% होती है। लिक्विड का कितने परसेंट होती है? 0.9% होती है। अब इसका मतलब ये हुआ इसकी सांद्रता में क्या रखनी है? उच्च रखनी है। समझ में आ गई बात? और जो ये अपन बोतल जो टंग रही है, उस बोतल की कंसंट्रेशन 0.9 या उससे कम होनी चाहिए, ताकि परासरण किधर से किधर होगा? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता। आ गई बात समझ में आपके? अब आज पापा को भी समझा देंगे। समझ में आ गई बात? तो ये ऐसे कैसे होता है, क्यों होता है, उसका रीजन। अब आपको कहीं ऐसा भी होता है, जैसे अपने को क्या करना होता है, क्या कहते हैं उसको, खून को साफ करने को, डायलिसिस। डायलिसिस में क्या होता है, बॉडी का खून मशीन के अंदर भेजते हैं। तो अपने को क्या करना होता है, जो मशीन में भेज रहे हैं, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन ब्लड की कंसंट्रेशन से अधिक कर दिया। क्लियर हो गई बात? तो अब बॉडी का जो सारा खून है वो उसके अंदर प्रवेश करता है, उससे फिल्ट्रेट होकर वापस अपनी बॉडी के अंदर चलाएगा। तो ये सारी चीजें, सारी प्रक्रियाएं किसके कारण हो रही है? ठीक है? अरे आगे समझ में नहीं आ गई? परासरण और मिश्रण में अंतर बता दोगे? अब आगे अरे गाने घर जाके सुन लेना, पढ़ ले। तू क्या कर देख रही है? आजा, जब तक देखे मैं समझा हेमा मालिनी देखी मुझे देखते ही मैंने कहा गाना आना दिखता है। आप देखो भाई, इसके बाद देखो परासरण का, यह हंसी मजाक में याद हो जाएगा। ये तो याद रखना, साल भर रोते ही रहोगे और उसकी तरह चिल्लाओगे और उसकी तरह रोगे, नतीजा 0/0 बराबर सन्नाटा आएगा। ध्यान रखना। अब परासरण दाब, सुनना ध्यान से, ये परासरण तो अच्छी तरह समझ में आ गया। अब परासरण दाब क्या है, देखिए इसको परासरण दाब को समझने के लिए मैंने क्या किया, एक क्या बात ना करें, वरना क्या है, मुझे कोई स्टेप लेना पड़ेगा भाई, और स्टेप थप्पड़ का ही रहता है मेरे पास, और मैं नहीं पड़ोसी मारता है। अभी मैं बता रहा हूँ कौन मारेगा। देखो अभी रुक जा, शुरुआत तेरे से कर रहा हूँ। देखो भाई, परासरण दाब की बात करते हैं, क्योंकि परासरण दाब समझ में आएगा तभी आगे के टॉपिक समझ में आएगा। देखो ये है अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या है? अर्धपारगम्य। और ये है एक गोलाकार ट्यूब। कैसी ट्यूब है? ये मक्कार गोलाकार देख रही तुम, ऐसी गोल दिख रही है ऐसी, ये गोलाकार ट्यूब है साहब। यू आकार की एक कांच की नली है। कैसी है? अब सुनना ध्यान से, गोलाकार गोल होगी साहब। यू आकार की एक कांच की नली है। इस यू आकार की कांच की नली में एक तरफ तो भर दिया मैंने निम्न सांद्रता का विलयन। कौन सा विलयन भर दिया भाई? ये निम्न सांद्रता। बहुत ध्यान से देखना भाई, क्लियर हो गई बात? इस तरफ मैंने भर दिया उच्च सांद्रता का विलयन।
क्या बराबर उच्च सांद्रता का विलयन बढ़ गया। आप इसको घंटे 1.5 घंटे तक ऐसे रखने दीजिए, तो हम क्या देखते हैं, ये निम्न सांद्रता का विलयन किधर जाएगा, जिससे ये तो कहा क्या हो जाएगा भाई, इस टाइम ए से ए डैश तक क्या हो जाएगा भाई, नीचे गिरेगा। और यहाँ ये ए डैश तक कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि निम्न सांद्रता का विलयन उच्च सांद्रता वाले विलयन में अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा प्रवाहित हो गया। ये तो हो गया परासरण। अब अगर हम इस पिस्टन पर इतना दाब लगाएं कि दोनों पिस्टन अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर ले, कब पर प्राप्त करेंगे, जब इसका जितना विलयन आया था वो सारा का सारा विलयन वापस इधर आ जाएगा, यानी कि दोनों के तल में क्या स्थापित हो जाएगा, साम्य स्थापित हो जाएगा। क्या स्थापित हो जाएगा, तो वो दाब लगाया गया दाब क्या कहलाएगा, सुनना, विलयन पर लगाया गया वो बाह्य दाब जिससे निम्न सांद्रता और उच्च सांद्रता वाले विलयन में साम्य स्थापित हो जाए, क्या कहलाएगा भाई, परासरण दाब कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, तो विलयन पर लगाया गया वो बाह्य दाब जो अर्ध पारगम्य झिल्ली में, ये भी कह सकते हैं विलायक के अणु का प्रवाह को रोकने और तल में साम्य स्थापित करने के लिए आवश्यक होता है, ये भी कह सकते हैं। क्या कहलाता है, परासरण। या ये भी कह सकते हैं विलयन पर लगाया गया वो बाह्य दाब जो अर्ध पारगम्य झिल्ली में से निम्न सांद्रता वाले विलयन का उच्च सांद्रता वाले विलयन में प्रवाह को रोकने तथा तल में साम्य स्थापित करने के लिए आवश्यक होता है। क्या कहलाता है, सबके समझ में आ गया, क्लियर। आगे से परासरण सदैव ध्यान रखना तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होता है, और परासरण को रोकने के लिए जिस दाब की आवश्यकता होती है परासरण दाब कहलाता है। और परासरण में याद रखना अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ होती है, परासरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। ये भी बात समझ में आ गई। अब सुनना ध्यान से, परासरण दाब एवं विलय के मोलर द्रव्यमान में क्या संबंध है, देखना संबंध अपन संबंध निकालना है। जैसे हिमांक के अवनमन और विलय के मोलर द्रव्यमान में, पोतनांक के उन्नयन और विलय के मोलर द्रव्यमान में। अब अपन संबंध किसमें निकाल रहे हैं लोग, इधर देख लीजिए, क्योंकि इसके फौरन बाद इससे रिलेटेड टॉपिक है। परासरण दाब विलय के किसमें भाई, मोलर द्रव्यमान या अणुभार के लो, द्रव्यमान या अणुभार में संबंध। ध्यान देना भाई, अपन ने 11th क्लास में ये पढ़ा है भाई, PV बराबर nRT, गैस समीकरण पढ़िए। यहाँ P गैस का दाब है और यहाँ द्रव का परासरण दाब अपन मान लें पाई, तो ये अपने को याद ही समीकरण क्या होगी, पाई V बराबर, इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, वहां P क्या था, गैस का था, यहाँ पाई क्या है, विलयन का परासरण। तो विलयन के लिए समीकरण क्या हो जाएगी, पाई V बराबर, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, तो देखो क्योंकि हम जानते हैं कि पाई V बराबर क्या होता है, तो पाई बराबर क्या हो जाएगा मैं बताना, n/d इंटू RT, और n क्या है, विलय की ग्रामों में मात्रा बटा विलय का अणुभार। तो W अपन हम इसे क्या कह सकते हैं भाई, n बराबर क्या हो गया, W अपन
तो फाई बराबर क्या हो जाएगा भाई, एन की जगह क्या आएगा, डब्ल्यू, डब्ल्यू आर टी अपॉन एम डी। कोई परेशानी भाई? और निकालना क्या है अपने को, एम। तो एम बराबर क्या हो गया भाई, बोलना अपना, डब्ल्यू आर टी अपॉन किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं दिख रहा है आपको, आगे वो तो कहीं बिठाया आएगी नहीं। ये तो ले हाथ में पकड़, तू भी एक पकड़ और लड़ो दोनों। लाओ मुझे दे दो, नहीं लड़ रहे तो नहीं तो मैं तो समझ रहा था फेंक फेंक के मारोगे, गुस्से लगते ही थे दोनों। आप सुनो, एम बराबर डब्ल्यू आर टी अपन क्या हो गया भाई, डब्ल्यू क्या है, विलेय की ग्रामों में मात्रा, एम क्या है, विलेय का अनुपात, आर क्या है, नियतांक, टी क्या है, परंताप, पाई क्या है, परासरण दाब, और बी क्या है, विलयन का आयतन। क्लियर हो गई ना बात? अब चोंचो ऊपर ही रखो। अब ये डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू बी अपन आर टी भी कर सकते हैं, विलेय की बात है ना, विलेय में डब्ल्यू बी, यहाँ ये भी लिख सकते हो डब्ल्यू बी अपन एम बी, वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको तो वही लिख दूं, नहीं ना। अब सुनो, ये अपन ने क्या निकाल लिया भाई, परासरण दाब। आप सुनो भाई, मैं एक शब्द लिख रहा हूं, उसका अर्थ बताना मुझे, बोलना मत, अगर याद हो तो पहले। एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, सम परासरी, क्योंकि ये लोग पढ़ चुके हैं इसलिए कह रहे हैं हम। मैंने लिखा सम परासरी विलयन, सम यानी कि समान, परासरण मतलब समान परासरण। अब समान परासरण किसका भाई, अगर दो विलयन आपस में मिला दिए गए, अगर दोनों के परासरण दाब समान होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, आ गई बात समझ। हमने विलयन मिलाया जैसे a प्लस बी, इसका परासरण दाब भी समान और इसका परासरण दाब भी समान हो, तो ऐसे विलयन क्या कहेंगे, सबके समझ में आ गए। इसको आइसोटोनिक भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, समपरासरी हो गया। अब वो बताना रे घनश्याम, अति बोलना मत रे, अति परासरी विलयन, ये एक अति परासरी का मतलब क्या हुआ, हाँ, यानी कि वो विलयन, मतलब वो विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे की अपेक्षा क्या हो, अधिक, वो क्या कहलाएगा, अति परासरी। एक और शब्द लिख देते हैं, अल्प परासरी। बताना, अल्प परासरी, दोनों विलयनों में जो वो विलयन जिसका परासरण दाब वो क्या कहलाएगा, किसी को कोई परेशानी, उसके नाम से ही अपन उसको देख सकते हैं, उसको परिभाषित कर सकते हैं। तो समपरासरी जिसमें दोनों विलयनों के परासरण दाब, अति परासरी दोनों में से वो विलयन जिसका परासरण दाब, अल्प परासरी दोनों में से वो विलयन जिसका परासरण दाब, कोई प्रॉब्लम किसी को। अब एक शब्द आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस परासरण के लिए, प्रतिलोम परासरण। इसको देखना है, ध्यान से देखना भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। प्रतिलोम, सबसे पहले तो इस वर्ड का नाम बताओ, प्रतिलोम परासरण, यानी कि परासरण का विपरीत, परासरण का, परासरण में किधर से किधर प्रवाह होता है, निम्न सांद्रता से, ये तो क्या हो गया परासरण। और प्रतिलोम परासरण में क्या होगा, निम्न सांद्रता की, और ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अगर हमें परासरण करना है
तो अपन किसका प्रयोग करेंगे? ठीक है ना। अब इसको प्रतिलोम प्रसारण का अर्थ तो समझ में आ गया। अब मैं एक छोटा सा चित्र बनाता हूँ, उसके बाद तो मैं समझाता हूँ। आज नहीं करें तो बेटा ज्यादा अच्छा लगेगा। करोगे उससे ज्यादा अच्छा लगेगा, तुम्हें महसूस होगा हल्का हल्का। कैसा लगेगा? देखो प्रतिलोम प्रसारण को समझ रहे हैं आप? अरे सुकन्या, हमारे लड़कों से सबक लो। देखो इससे सीधे साधे चुपचाप में बोलती नहीं, आवाज ही नहीं करती। और मेरा मुंह इधर हुआ और गर्ल्स की चोचे कितनी खुलना चाहिए। देखो बॉयज कितने अच्छे हैं, कहना मानते हैं। एक बार कह दो अगले दिन भी आवाज नहीं करते। तो गर्ल्स हैं, आज मना करो फिर भी बातें करेंगी। जो बातें कर रहा है इसका मतलब कौन सी श्रेणी में? बीच वाली। तो बातें थोड़ी करते हैं, चिल्लाते बेटा बातें नहीं करते, कहने के लिए अलग है। चिल्लाते रहो, एक तो कोई भाग जाएगा। समुद्री जल कौन सा होता है भाई? लवणीय जल होता है ना। और लवणीय जल की सांद्रता क्या होती है? वैसे भी उसमें सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड सब मिले रहते हैं। अब सुनो प्रतिलोम। ये निम्न सांद्रता का जल, ध्यान से देखना भाई। और ये कौन सा जल है भाई? लवणीय जल, यानी कि इसकी सांद्रता कैसी है? पूछिए। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ दें तो ये वाला जो जल किधर जाएगा भाई? इधर जाएगा? जाएगा नहीं जाएगा? तो निम्न सांद्रता वाला विलयन उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर जाएगा। ये तो कहलाया परासरण कहलाया। अब अगर हम इस पर सुनना ध्यान से, परासरण दाब से अधिक दाब लगा दें, परासरण दाब के बराबर नहीं, क्या बताया मैंने? परासरण दाब से अधिक दाब लगा दें तो उच्च सांद्रता वाले विलयन का निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर, ये परासरण दाब से क्या करा आपने? अगर अधिक दाब लगा दिया तो उच्च सांद्रता वाले विलयन के अवयवी कण निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर अभिगमन प्रारंभ कर देंगे। इसको हम कहेंगे प्रतिलोम प्रसारण। याद हो गया? तो प्रतिलोम प्रसारण में क्या करा? यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाए तो परासरण की दिशा बदल जाती है। इसे हम क्या कहते हैं भाई? अब सवाल ये उठता है, इसका उपयोग किसमें करते हैं? ये भी पूछा जाता है। तो याद रखना, इसका उपयोग कठोर जल को मृदु बनाने में, इसका उसमें भी तो लवण घुले होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट और नाइट्रेट उसके अंदर घुले हुए होते हैं। पढ़ाया अपन ने 11th क्लास में। और उन लवणों के विलयन में यदि हम आवश्यकता से, यानी कि परासरण दाब से अधिक को दाब को लगा दें तो उसका जो जल है वो क्या हो जाएगा? इस तरफ आ जाएगा। और लवण कहाँ ले जाएंगे? इस तरफ ले जाएंगे और जल क्या हो जाएगा भाई? तो इस प्रतिलोम प्रसारण द्वारा हम कठोर जल को मृदु बनाने में इसका उपयोग करते हैं। यदि कोई सा भी समुद्री जल है,
अगर उस समुद्री जल में परासरण दाब से अधिक दाब लगा देंगे तो वो लवण तो इधर ही रह जाएंगे और जल का हो जाएगा इधर आ जाएगा। ये क्या कहलाएगा भाई? प्रतिलोम परासरण। तो मुझे बताओ प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए चित्र बनाकर समझाइए और इसका उपयोग लिखिए तो उपयोग बता दो। क्लियर हो गई बात? अब देखो परासरण दाब के नियम अपन ने वहां पढ़ा था P प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन सी के। तो यहाँ भी क्या होगा भाई? पाई प्रोपोर्शनल टू किसके होगी? सी के सांद्रता होगी। ये तो परासरण दाब का नियम है। चार्ल्स का नियम क्या था भाई बताना? V प्रोपोर्शनल टू T, ताप उसके आयतन के समानुपाती होता है। यही पढ़ा था ना अपन। ताप बढ़ेगा तो आयतन, वो ट्यूब फोड़ी थी अपन ने पंचर की, याद है? तो ट्यूब क्यों फटी थी? क्योंकि गर्मी में ताप क्या होगा? आयतन तो वही है। ताप अपन ने बढ़ाया तो आयतन भी बढ़ा, और जो आयतन बढ़ा तो ट्यूब क्या हो गई? बस पढ़ा था अपन ने 11th क्लास में। और एक पढ़ा था, ध्यान हो तो, वान टाप, शायद नहीं पढ़ा वान टाप। वान टाप क्या होता है कि P प्रोपोर्शनल टू था T। पढ़ा था क्या वान टाप? P प्रोपोर्शनल टू T ये पढ़ा। तो अब देख लो यहाँ क्या हो जाएगा? पाई प्रोपोर्शनल टू, जो गैस का है ना जहाँ P है वहाँ क्या कर देंगे हम? पाई, क्योंकि पाई क्या है यहाँ पर? परासरण का। हालांकि पूछेगा आपसे कोई भी नहीं, लेकिन है मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये चीज क्या है। इसके बाद है वान ऑफ आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो में अपन ने पढ़ा था समान आयतन में विलय कणों की संख्या क्या होती है? समान होती है। पढ़ा था अपन ने भिन्न भिन्न गैसों में, भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यानी कि N1 बराबर N2 के। इसमें क्या पढ़ो बता दो? Y1 बराबर उनके समान आयतन में परासरण दाब भी क्या होता है भाई? समान होता है। वही ऐसे जहां वहां आपका P था, यहाँ क्या हो जाएगा? पाई बन। हालांकि आपसे पूछेगा कोई नहीं, लेकिन एक आपकी नॉलेज के लिए थोड़ी सी बात मैंने आपको बता दी है। अब सुनो, एक प्रोटीन के 0.2 लीटर, ध्यान से सुन लेना, 0.2 लीटर जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन घुला हुआ है। 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 × 10⁻³ बार पाया गया। तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि R बराबर 0.0821 दिया गया है। ये है जैसे सवाल। तो आपने क्या कर रखा है भाई? पाई बराबर बोलो, पाई बराबर WB/RT अपॉन बोलो MB, वो MB इंटू RB, ठीक है ना? अपने को क्या निकालना है? तो MB बराबर क्या हो गया? WB/RT अपॉन, अब देखो WB विलय की ग्रामों में मात्रा कितनी दे रखी है? देख के बताना कितना ग्राम घुला हुआ है? 1.2626, तो ये आ गया 1.26। R इसमें सवाल में दे रखा 0.0821 इंटू T 300 केल्विन डायरेक्ट दे रखा है। ये T मैंने लिख दिया 300 केल्विन। पाई कितना दे रखा? नहीं, आयतन 0.2 जलीय विलयन। ये लिख रखा ना परासरण दाब, ये तो रखा है कितना दे रखा है? 2.57 10⁻³ इंटू, अब क्या बचा? V कितने लीटर है? 0. कोई परेशानी किसी को? एक और देखिए, 4% यूरिया विलयन एक अन्य कार्बनिक यौगिक A के 12% विलयन का संपरासरीय यौगिक A का अणुभार ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं है, पहले तो 4% वाले का ज्ञात कर लो और फिर 12% वाले का ज्ञात कर लो, ठीक है? और पाई1 बराबर किसके कर दो? पाई2 के कर दो। जैसे देखो 4% यूरिया का परासरण दाब, पाई1 बराबर 4 × RT अपॉन 60 × 100, उससे कर लिया, अणुभार निकाल लिया, 12% वाले का कर दिया और दोनों को एक दूसरे के बराबर कर दिया। तो क्या बचा? M
एम हम आसानी से, कोई परेशानी किसी को? आप सुनना मेरी बात। हेलो, सब बढ़िया? कौन? अच्छा शौकीन, अभी मैं क्लास में हूँ। शौकीन मैं क्लास में सुनो भाई, अब आज तक जितने भी प्रश्न दाब में से क्वेश्चन आए वो आप सब कर सकते हो। देखो मैं बोल रहा हूँ बारी बारी से। परासरण दाब किसे कहते हैं उदाहरण देकर समझाइए, समझा दोगे? प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं उदाहरण देकर समझाइए। छिला अंडा जल में रखने पर फूलता है परंतु सांद्र नमक के विलयन में सिकुड़ जाता है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। कच्चे आम को सांद्र लवणीय विलयन में रखे जाने पर क्या होता है? गले में सूजन होने पर आज आपको पता लगेगा। साधारण लवण में पानी के गरारे करने की सलाह, साधारण लवण मतलब सोडियम क्लोराइड नमक के गरारे करने की सलाह दी जाती है, क्यों? क्योंकि हमारी श्लेष्मा झिल्ली में जो सूजन आने के कारण गला खराब होता है तो उसका जल क्या है? पतला है, उसको बाहर निकालना है। नमक का विलयन जिससे गरारे कर रहे हो वो सांद्र है और अपनी ये जो गले की झिल्ली है अर्धपारगम्य झिल्ली का काम कर रही है, तो वो गले का जो निम्न सांद्रता का अशुद्ध द्रव है वो गले से निकलकर अर्धपारगम्य झिल्ली से निकलकर सोडियम क्लोराइड के विलयन में प्रवाहित हो जाता है, जिससे आपका गला साफ है। अब आप गरारे कैसे करते हो? मुंह में लिया, गले में रखा करो उसे थोड़ी देर। परासरण की क्रिया होने से पूरी खू 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 हो गया काम कर। आगे सुनो, विसरण और प्रासरण में अंतर स्पष्ट कीजिए, कर दोगे? समुद्री जल को पीने योग्य बनाने में प्रयुक्त विधि को समझाइए, बोलिए। प्रतिलोम परासरण क्या होता है? जब हम रक्त कोशिकाओं को जल में रख देते हैं, जल में रखा है फूल जाएंगी, और लवण में रख देंगे तो सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने के लिए कश्मीर गए, बर्फ जम गई, सोडियम क्लोराइड के स्थान पर कैल्शियम क्लोराइड लेना अधिक उपयुक्त होता है, क्यों? इसका कौन बताएगा भाई? ये सोडियम क्लोराइड और ये कैल्शियम क्लोराइड, हिमांक का अनुमान। अपन ने क्या पढ़ा था? अगर विलय कणों की संख्या बढ़ेगी तो वायु दाब भी बढ़ेगा। तो आप इधर देखना, इनमें इसमें तो एक और एक दो है, इसमें विलय कण कितने? दो और एक, तो इसमें कणों की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी, तो इसका हिमांक क्या होगा? बढ़ेगा, और हिमांक बढ़ेगा तो बर्फ तेजी से क्या होगी? इसलिए हम कैल्शियम क्लोराइड अधिक उपयुक्त होगा। आगे देखिए, प्रतिहिम क्या होता है? वो पदार्थ जो जल में मिलाने पर जल के हिमांक को कम कर देता है। याद रह जाएगा? क्या बताओगे? दोबारा बोलो। वो पदार्थ जो, वो मुंह से तो बोलो, जो जल में मिलाने पर जल के हिमांक को कम कर देता है, क्या कहलाता है? इसके क्वेश्चन भाई कल करेंगे, इतना टाइम नहीं है अभी, उसके बाद अणुसिंह के कौन। ये परासरण तो समझ में आ गया ना भाई सबकी अच्छी तरह से?